बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। और आगाज़ में सबसे पहले बल्कि बात का नवीद सुनाई गई है जी। शहर में बादल बरसेंगे, मौसम खुशगवार हो जाएगा, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि मौसम में अच्छी तब्दीली आए, लेकिन खैर वाली आए, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों जो हमने शदीद वाली आंधी देखी, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। दुआ ये है अल्लाह ताला से कि मौसम अच्छा हो, तब्दीली अच्छी आए, किसी के लिए नुकसान का बाइस ना बने। अलबत्ता मौसम में बारिश के बाद हम देखते हैं कि वो जो गर्मी शिद्दत वाली होती है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। ये जो गुज़िश्ता दिनों आंधी भी चली, उस दिन रात को क्या खूबसूरत मौसम हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अल्लाह ताला की कुदरत का तो कोई मैच ही नहीं है। तो हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। जो आपको बारिश के बाद और अच्छे मौसम के बाद खुशनुमा सा एहसास होता है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। और कल से वैसे तो स्कूल्स में भी छुट्टियां होने जा रही हैं, लेकिन कल होगा जी यौम तकबीर 28 मई। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी किया गया, तो बच्चों की ऑनवर्ड उससे छुट्टियां चल रही हैं। वैसे ईद की आमद है, जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला भी हर तरफ जो है वो शुरू हो चुका है। तो बच्चे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जानवरों की ख़रीदारी करने जा सकते हैं। वीकेंड पे हमें मंडियों में भी अब रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्या क्या सिचुएशन है। बट बच्चों को ज़रूर लेके जाएं, लेकिन शाम के औकात में जाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो चले दिन में भी ले जाएं, विंडो शॉपिंग भी करें, यही तो बच्चों के शौक़ होते हैं। अच्छा, नामी रज़ा खान साहब और अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ मौसम की बात कर लें। प्रेडिक्शन है कि मौसम अच्छा रहेगा। एक कमेंट कर दें, या पीछे से नहीं आ गया, लेकिन मैंने बात नहीं बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वो जो परसों हफ्ते वाले दिन आई थी वो आंधी थी, वो मौसम खुशगवार वही मैंने कहा था, बाद में मौसम खुशगवार हुआ। उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ PHA का। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी कि उन्होंने हमारे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। अगर वो दरख्त रहने देते जिनको उन्होंने काट कर बेच दिया हुआ है, तो वो दरख्त गिरते उस आंधी से। अब हुआ क्या, उन्होंने गमले लगाए हुए हैं। अब गमले ने तो गिरना नहीं, उन्होंने उसमें लगाई हुई है वो कंगी पाम। ये मैं अभी मेन बुलेवार्ड से गुजरा था, तो इसके ना ग्रीन बेल्ट पे दोनों तरफ दरख्त थे। उन्होंने एक तरफ से दरख्त बिल्कुल साफ करके वहाँ गमले रखे हुए हैं छोटे छोटे। कोई एक आध गमला गिरा भी हुआ है, ये लिंक रोड पे भी गमला गिरा हुआ है। तो भाई अब लोगों की जाने जा रही हैं बिल बोर्ड गिरने से, जो कि जिसकी इजाज़त भी शायद मेरा ख्याल PHA देता है। ट्रांसफार्मर गिरने से जो लेस्को का है। दरख्त नहीं गिरने वाले, क्योंकि हमने दरख्तों की जगह पे नहीं गिरा है। एक दो जो छोटे छोटे पौधे, वो पुराने को दरख्त लगे हुए जो PHA आप एक अच्छा PHA के तमाम माहिरीन जो हैं वो निकले भाई। वो सही सा बता रहे हैं, अभी भी शहर में कोई दरख्त बाकी है जो गिर सकता है। तो खार फेंके भाई सारे दरख्त। आप पूरी फिरोजपुर रोड गुजर जाए, आपको दरख्त नजर आ जाए तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। आप पूरा मेन बुलेवार्ड देख लीजिए, एक तरफ के दरख्त ये खा गए और गमले, और अजीबो गरीब सी वो फैक्स एक दरख्त होता है जी, पता नहीं उसका पूरा नाम तो क्या होगा, फैक्स है, उसके वो गोले से बना के ना वो लगाए हुए। अब वो जो चीज़ें दरख्त हैं, तो अगर उस दिन आंधी होती है और दरख्त होते तो कितने लोगों की जाने जा सकती थी। थैंक यू PHA, आपने पूरे दरख्त नहर पे कुछ बचे हुए हैं काट दें, अपना खून जला लिया। हाजी साहब ने सुबह मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। साई साहब नहीं, वो परसों की हवा से थोड़ा मौसम बेहतर हुआ था, लेकिन जो डस्ट थी वो आंधी, उससे मेरा ख्याल है इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, बहुत सारे लोगों का सही साहब नुकसान हुआ था। मैंने इसलिए कहा मौसम में तब्दीली भी आए, खैर किया है। हाजी साहब थे मारे सोलर याद ने सोलर वाले का बहुत नुकसान हुआ है। सोलर वाला बताना है और वीडियो आपने सोलर कैसे बचाना होता है। वीडियोस भी आ रही हैं कि लोग उसके ऊपर लेटे हुए हैं, कोई पकड़ के खड़े हुए हैं। कोई जरूरत नहीं होती इसकी, ये जरूरत नहीं होती। चलिए वो आमिर भाई ने बताने, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल सोशल मीडिया आज बताऊंगा। हर 10 मिनट बाद वीडियो आ रही होंगी हाजी साहब आपके आंधी, क्योंकि अभी आनी है। चले साई साहब किसी की रहनुमाई करना भी अच्छी बात है। इतनी रहनुमाई बाकी वो अपने टोटकों वाले अंदाज में करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे भी वो एक बड़ी मशहूर होती थी। मेरा दुख पूछो ना, तुसी रो तो आज फिर तुसी किसी ने बुलाया होने। ਉਹ ਆਂਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜ਼ੁਬੈਦਾ आपा। ਇਹ ਸਾਡੇ आमिर भाई ने बिल्कुल उसी तरह मद हजरात की जुबैदा आपा। पहली खबर की तरफ चल रहे हैं। जिला इंतजामिया ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। तारीखी दरवाजा अकबरी गेट असल हालत में लाने का ये मामला है। अली साही साहब बिल्कुल 1 अरब रुपए खर्च होंगे जी। 1 अरब रुपए से इसको असली हालत में बहाल किया जा रहा है।
तजावुजात खत्म हो जाएंगी, तारे खत्म हो जाएंगी? अना एक चीज़ है कि खत्म क्या, ये तो सफाया करने जा अना रहे हैं। एक चीज़ है कि इसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तजावुजात पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट पे। मैं अभी अपने गढ़ी शाहू की बात करूँ तो जिससे बात करें वो इसी बात पे आ रहा होता है कि जी तजावुजात ख़त्म की जा रही हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। ये बिल्कुल ज़्यादती नहीं है, हाजी साहब बिल्कुल इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, चूँकि PHA को जिस तरह ये बात करते हैं वो भी इनकी बिल्कुल बिजा है और चीज़ें जायज़ हैं कि आपने दरख्त काट दिए। लेकिन तजावुजात पे अंदरून शहर में इतनी रेजिस्टेंस आ रही है नून लीग को, वो कहते हैं जी हम तो वोट ही इनको देते हैं, हम पुराने सपोर्टर हैं, बड़े मियाँ साहब का ये हलका है, यहाँ से हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपके जो तारीखी विरसे हैं अगर आप उनको इस तरह ज़ाया कर देंगे, वहाँ पे आप दुकानें बना लेंगे, रेहड़ियाँ लगा देंगे, बिल्कुल 200-300 लोगों का वहाँ से रोज़गार जाएगा। लेकिन जो इतनी बड़ी सियाहत आपकी ज़ाया हो रही है, जो यहाँ पे लोग आते थे इन तारीखी दरवाज़ों को देखने के लिए, शाही किले को देखने के लिए, बादशाही मस्जिद को देखने के लिए, इतनी सारी आपकी वहाँ पे चीज़ें हैं जिसके लिए बैरून मुल्क से लोग आते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं, वो सारा कुछ ज़ाया हो गया। आप मुझे बताएं कि आप अंदरून शहर में गाड़ी पे जा सकते हैं? वहाँ पे आप किसी सूरत में पहुँच ही नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक, इतना पैदल नहीं गुजर सकते, पैदल नहीं गुजर गाड़ी तो बड़ी सकते। दूर की बात। और ये सारे दरवाजे जो हिस्टोरिकल हैं, जो किसी भी और मुल्क में होते, जो इनको संभालता, वहाँ पे सियाहत ही और तरह की होनी चाहिए और वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रोज़गार लग सकता है, बजाय इस बात के कि आप वहाँ पे रेडी पे मसाले लगा लें, जूते लगा लें, वहाँ पे दालचीनी लगा लें, रोटी लगा लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी सेपरेट है। बट ये बड़ा संजीदा मामला है आमिर भाई, बहुत सारे ताजिर परेशान हैं, उनका भी तो कोई हल निकालना होगा। नहीं, कोई हल नहीं है उनको भाई, वो अपना कारोबार उन्होंने साल से पिछले 75 साल से वो यहाँ से कमा रहे हैं। पहले से ख्याल नहीं आया आमिर भाई? अब आ गया, ये कौन सी बात है? आप कहे कि आपने आप इस्लाम कबूल क्यों किया, आप इतने साल जिंदा रहे, आपने कबूल ही नहीं किया। अजीब बात है यार। जब आ गया, ख्याल आ गया, ताजर ने यहाँ 75 सालों में कमाया, कोठियां बनाई, डिफेंस में, गुलबर्ग में, मॉडल टाउन में, एक दुकान अपनी नहीं बनाई, वो उसने कब्जे की दुकान पे काम, वो चाहे पीछे जितना मर्जी स्टोर बन जाए, चाहे जितना मर्जी बड़ा गोदाम बन जाए, आ गया उसने कब्जे में रखना है, सारी की सारी कब्जे, सारे है ही कब्जा अंदरून शहर में। सही साहब ने, आप कैन यू बिलीव दिस कि आजम क्लॉथ मार्केट में ट्रक जाया करते थे सामान उतारने के लिए, आप वहां से पैदल गुजर के मुझे दिखा दें कौन सा ताजर आप लेके आ जाती है जो कब्जा ग्रुप है, और कब्जे की जगह पे नमाज नहीं होती, कारोबार कैसे जायज हो सकता है? आप रास्ता बंद करके नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते ना, कब्जे की जगह पर नमाज नहीं हो सकती, कारोबार जायज कैसे हो सकता है? आपने अपने साथ हाथ लगा ले, काम कर रहे हैं आमिर भाई, चले नहीं, वो मालिक काम तो छोड़ एक दें, चीज बताएं, जो बेचारे मजदूर जो रोजी रोटी वहां से कमा के लेके जाते सबको हैं। मिलेगी। अच्छा एक चीज रोजी रोटी बताएं, अल्लाह का अल्लाह वादा है, वो ताला मिलेगा। अल्लाह ताला ने वादा किया, मुझे एक बात नया बताएं, कारोबार बनेगा। अच्छा मुझे यूरोप में नहीं है तजावजा, तो वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अच्छा एक चीज बताएं, मिलता है, इससे बेहतर अना, मिलता है। आप अपनी फैमिली बहनों के साथ अंदरून शहर की किसी मार्केट में जा सकते हैं और आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पे महफूज होंगे? ये तो हर बंदा अपनी इज्जत बचाता है, कोई बात नहीं करता। वहाँ पे तो हालात इतने बुरे हैं, जब आपकी इतनी 16 फुट का गला है, 16 फुट का रास्ता है, उसको आप ले आए हैं 6 फुट पे, 10 फीट आपने तो तजावजात की सूरत में उस पर कब्जा कर लिया। साहिब साहब, मैं अभी संडे को गया होता फैमिली को लेके नाश्ता करने के लिए, हम अंदरून शहर गए सुबह फजर के बाद। देखते हैं हालात यार, दुख होता है इंसान को कि यार ये गलियां, ये बाजार, हम लोग इसी में घुमा फिरा करते थे, अब हम फैमिली को लेके जाते हैं। सही नहीं, बिल्कुल सही कहा। रिम मार्केट की अगर मिसमारी हो जाती है, अच्छा एक बात तो ये, तो खबर में 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं ठीक कर दूं। एक तो ये अकबरी गेट से आपको जहन में जो है वो शायद ये आए कि कोई 12 दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा है, नहीं है, ये शाही किले का दरवाज़ा है, अकबरी गेट कहलाता है ये, बैक साइड के ऊपर। और इसके सामने मस्जिद मरियम ज़मानी है। ये मस्जिद बनवाई गई थी जब किला बन रहा था, अकबर के दौर में इसकी एक्सटेंशन की जा रही थी। इसके अंदर ही बरूद खाना बनाया गया था और बाकी चीज़ें बनाई गई थी, जहाँ पर अब वो उन्होंने वॉल सिटी वालों ने खैर वो कॉन्फ्रेंस रूम बना दिया है। तो मज़दूरों के लिए ये मस्जिद अकबर की वालदा थी, मरियम ज़मानी उनका नाम था, उनके नाम पर। और उस दौर की फट्टी आज भी लगी हुई है, अगर जूतियाँ बेचने वाले ताजरों ने वो खार नहीं ली तो, क्योंकि वहाँ सारा जूतियों बेचने वालों ने कब्जा किया हुआ है। उस मस्जिद के गेट पर, उस मस्जिद के अंदर, उस मस्जिद के अंदर रख कर जूतियाँ बेची जा रही हैं।
और ये कहती हैं कि वो कारोबार मैं कर नहीं रहे कह हैं रही इतने बिल्कुल सालों भी। से, अब मैं इस चीज के तो मेरे इतने ऊपर कारोबार कर रहे हैं सालों से, वो करते आमिर भाई रहे। ये मेरे ऊपर इल्जाम ना ये लगाएं, आए, मुझे तो नहीं ये पता, मैं आए वहां कभी मरियम गई नहीं। ज़मानी मस्जिद की दीवार खा गई तो है ये आपकी इंतजामिया की फेलियर है, मरियम ये आपकी वॉल सिटी की मस्जिद फेलियर है, की। जिनको ये अब आ गए ख्याल ना, नहीं है। 5 अरब रुपया भी दे रहे हैं इनको, हाँ, जिन्होंने कब्जा किया था उनको पैसे भी दे रहे हैं कि भाई तूने कब्जा किया था, बड़ा अच्छा काम किया था, ये ले पैसे ले लिए। मैं होता तो मैं कभी ना देता, एक टका ना देता इनको। सरकारी जगह पे कौन कहता ये सियासी लोग हैं ना, मजबूरी है उनकी, नहीं, तो वोट सरकार लेने हैं। सवाल ये ना इतनी देर आपको चुप क्यों? अना एक चीज़ मुझे बताएं, अब आपको ख्याल आ मोहसिन गया? नकवी साहब के दौरे हुकूमत में जिस काम पे हाथ डाला गया उसको किया गया, लेकिन तजावज़ात पे वो निगरान गवर्नमेंट जिसको किसी का भार नहीं था उसको बैकफुट पे जाना पड़ा, चूँकि सारी सियासी लोग जो थे वो कहते थे हमारे वोट ज़ाया हो जाएंगे, हमें बड़ी परेशानी यही है। बात है, ठीक और है। इस वक्त सीएम के साथ आमिर भाई को जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अपने वोटर बेशक वो ज़ाया कर रही हैं, लेकिन शहर को वो साफ़ कर रही हैं। तो क्या यहाँ से तजावुज़ात मुकम्मल खत्म अच्छा हो मैं आपको जाएंगे? अब रिम मुझे मार्केट पे प्लान आ बता जाते हैं, दें। रिम मार्केट पे आ जाते हैं। इसके सामने था बहुत बड़ा बसों का अड्डा, और उस जमाने में क्योंकि बसों और ट्रकों के लिए सामान बनता था, और रिम जो थे, रिम जो गाड़ी का रिम होता है जिस तरह से, ट्रक और बस का तो बहुत बड़ा रिम है, उसके सामने सारी मार्केट ही ऐसी चीज़ों की थी। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दुकानें बनाना शुरू कर दी। वो जो ऑटो पार्ट मार्केट है बदामी बाग, उसको नहीं वो छेड़ा जा बदामी रहा? बाग उसको नहीं, उसकी अच्छा, जो उस वो जायज़ है, अच्छा ठीक है, फुटपाथ से पीछे पीछे जितनी दुकानें हैं वो सारी जायज़ हैं। ठीक है। लेकिन उसके साथ जो पार्क है उसके अंदर अगर कोई मस्जिद भी बनी हुई है ना, तो वो भी सरकार की जगह पे कब्जा करके बनी हुई है, याद रखिएगा ये बात सारी। और वो भी जा सकती है, और कब्जे की जगह पे नहीं बन सकती मस्जिद। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब 2 बच्चों को उन्होंने कहा कीमत अदा करें मस्जिद नबवी की, तय कर गए थे कब्जे की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती, आप चाहे बादशाह भी नहीं, वक्त के कब्जे की अब वहाँ मस्जिद से में कोई आगे ये इबादत काम हो ही नहीं शुरू सकती। करेंगे, अब ये करने रिम क्या जा मार्केट रहे जो हैं? है सब इसने खाली कर मस्जिद देंगे। मरियम ज़मानी को छुपा रखा था। ठीक है, सामने रिम वाले बैठ के, पीछे जूती वाले ने दुकानें बना ली मस्जिद के साथ साथ सारी, और उसमें मस्जिद के सारे वो जो कमरे बने थे जो होते हैं इमाम मस्जिद के, या उन पर भी कब्जा हो गया, उनकी मेहराबों पे भी कब्जा हो गया। अच्छा। वहाँ पे भी रख के जूतियाँ, आप कभी चक्कर तो लगाएं वहाँ पे। अब इन्होंने रिम मार्केट वालों को पैसे देकर उस मस्जिद को बहाल करना है। सही कहा साई साहब ने, ये करोड़ों अरबों रुपए कमाने का प्रोजेक्ट है। ये जो अंदरून शहर की बहाली है ना, इसमें आपको पता है सियाहत कहाँ कहाँ से आएगी इसको देखने के लिए। क्या क्या नादर चीज़ें जो हैं हमने तबाह बर्बाद कर दी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, शालमी में मोती मंदिर इन्होंने ऐसे गिराया जैसे पता नहीं ये सोमनाथ का मंदिर है। नहीं तो अब इन चीजों वो को क्या बंद असली हालत में बहाल था, करेंगे? मंदिर में लोग रह रहे थे और रहने वाले मुसलमान थे, लेकिन चंद ताजरों ने अपनी दुकानों का कब्जे के लिए उस मंदिर पे नारा लगाया कि ये मंदिर है। वो तरीही सी की चीज थी। अब तो वो बंद था, वहां पूजा पाठ तो नहीं हो रही थी। अब तो वो नहीं, आपके लिए तरीकी एक monument आमिर था। भाई वो तरीकी हैसियत की ना भी हो, मुझे एक चीज़ बताएं, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी भी मजहब की कोई इबादत गाह है उसको गिराएं। इस तरह की चीज़ें तो हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है, चाहे किसी भी मजहब की हो, हमें तो उसका एहतराम करना चाहिए। किसी को अपनी तरफ माइल करना है, आप अपने सीरत से आप अपनी चीज़ें उनको समझा के करें। इस तरह तो कोई तरीकाकार नहीं कि चाहे कोई हिंदू है। अच्छा, सिख ये है, कोई सिलसिला ऑनवर्ड यहाँ से फिर आगे कहाँ निकालेंगे? अभी तो ये इब्तदाई तौर पर देखिए, ये सबसे किया पहले जा तो रहा है। बात यह है कि मरियम मस्जिद को बहाल करने बहाल के लिए किया सारा जाएगा। काम है। ठीक है। इसके सामने बिल्कुल अकबरी गेट है जो शायद फील्ड गेट भी कहलाता था किसी ज़माने में, हाथी इस तरफ से लेके जाया करते थे। अच्छा, वो उसको भी बहाल किया जाएगा, उसको भी किया जाएगा। ये एक अदर वे टू एंटर इनटू द अंदरून शहर। नहीं लाहौर फोर्ट। अच्छा, शाही किले में। हाँ, एक तो वो बादशाह मस्जिद के सामने वाला आपने गेट देखा हुआ जी, ना, बिल्कुल। एक गेट ये है और ये भी एक गेट बनेगा। इसके अंदर ही मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस रूम है। गेट तो ऑलरेडी वहाँ पे है ना, जो वो घाटी सी बन के ऊपर गेट है। वो उससे भी फील ही जाया करते थे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना, हाजी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, तजावज़ात पे तो हम बात कर ही लें। अगर आप लाहौर फोर्ट में ही चले जाएं, वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे माफियाज हैं कि आप फैमिली के साथ जाएं, आपको वैसे शर्मिंदगी हो रही है। ये बात ठीक है। उन चीज़ों पे कौन कंट्रोल करेगा? उनको कोई हाथ डालेगा तो सही। फिर लोग वाल गवर्नमेंट सिटी को चाहिए उस पर हाथ डालें, क्यों नहीं डालते? आपको वहाँ पे चाहिए, हर पहले तरह के क्या लोग मिल जाते हैं जो वहाँ पे नशा बेचते हैं, जो लोगों को हरास करते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं। आप फैमिली के साथ जाएं। मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा गया हूँ, मुझे तो शर्मिंदगी हुई। तो आपके इतने अच्छे सियाहती मकामात हैं, वो कोई बाहर से लोग आए होते हैं, इस तरह घूर रहे होते हैं, इस तरह वो हुटिंग कर रहे होते हैं कि लोग जो है वो आप इस पर यकीन करेंगे, जब तक इसको वर्ल्ड बैंक ने नहीं ना लिया था लाहौर शाही किला, इसकी दीवारों पे कील ठोंक कर चीज़ें बेची जाती थी, दुकानें बनाई गई थी, पान सिगरेट खोखे हैं। तो ये किसका फेलियर? अब आप कहेंगे हमने तो देखना नहीं, नहीं अब हुआ। ये किसका, मैं वाकई नहीं देखा। हाँ, तो ये फेलियर किसका था तो failure उसको था? ठीक किया गया ना।
फेलियर था तो उसको ठीक किया, जहाँ पे फेलियर होता है वहीं तब पे वॉल ठीक किया सिटी जाता थी, है। तब वॉल सिटी अथॉरिटी हाँ। नहीं उस वक्त नहीं। उस वक्त नहीं। गवर्नमेंट तो थी ना, हम जिसके ब्रेक के बाद प्लाजा आपको की ज्वाइन दुकान- करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। दिल कर रहा है कि मैं आमिर भाई से इस खबर का आगाज करूं। सीएम इंसुलिन कार्ड, जी आप वैसे शुगर के वर्ड टोटके बताते रहते हैं, तो कोई सीएम टोटका मैं भी खुद बता। भी शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा अच्छा, ये इंसुलिन कार्ड तो उन बच्चों के लिए है जो पैदाइशी रात तौर नहीं नहीं, पर पूरा नाम ले, पूरा नाम रात को इतना पूरा ज्यादा खा गए आप सर, कहाँ पूरा पे नाम। कहाँ पे किसी जगह पे। नहीं बताओ ना, ठहर एक मिनट। ये शुगर पेशेंट पहले ना लस्सियां भी बाय द वे पहले ना एक तो जर्दे का चलो मैं हिसाब ले भाभी लेते हैं। कहाँ पे भाई भाभी तक भी बात भाईजान कहाँ पे? जहाँ पे भी आए मीठा आता है, ऐसा नहीं छोड़ते। इसमें गहरी बात है, इससे पूछे कहाँ पे। असल में ये है कि वो भाभी के बगैर कहीं जाते नहीं, इसलिए बड़े वसूख से कह रहे कहाँ पर। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इससे ना नहीं, कहाँ किसी पे? जगह पता नहीं अब आप दोनों के अंदर के क्या राज है। लेकिन एक चीज दूसरे की है तरफ मुस्कुरा हाँ के, ना, एक चीज है साई साहब प्रॉपर मुस्कुरा रहे मेरे हैं। ये बड़े भाई हैं, एहतराम भी है, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज होती है मैं लेकिन सबसे कोई राज की बात भाई आपको यही पता है। मैं सबसे पहले हाई साहब कहता हूँ कि हाई साहब ये मीठे में है, तो हाई साहब कहते हैं शुरू हमने इनसे ही करवाना होता, तो हाई साहब माफी नहीं देंगे। ये शुगर पेशेंट है। यार अच्छी बात है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो तमाम फल खा सकते हैं, जितने मीठे फल हैं उतने खाएं, आपको शुगर से कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो टोटका पूछा था, बता भी दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये बच्चों के लिए है जो पैदाइशी शुगर के पेशेंट हैं, टाइप 1 कहलाती है ये शुगर, और ये सारी जिंदगी उनको तंग कार्ड का करती नाम है। क्या है आमिर भाई? कार्ड का नाम मुझे नहीं पता कार्ड का नाम पढ़ उसमें के क्या बता रखा होगा। दें, ज़ियाबेतिस इंसुलिन कार्ड लिखा हुआ है जी? ज़ियाबेतिस इंसुलिन कार्ड, सीएम इसका नाम जो इंसुलिन लिखा कार्ड हुआ लिखा हुआ है। है। सीएम तो कोई भी हो सकता है जी, सीएम तो कोई भी हो सकता है। फिलहाल मरियम नवाज साहब, जिसने शुरू किया चले उसके नाम पे भी हुए तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। तस्वीर भी होगी। मैं तो मरियम ज़मानी मस्जिद का सुन के मैंने कहा शायद ये मरियम नवाज के नाम पे मस्जिद है। नहीं, वो अकबर की वालदा थी जिनका मरियम ज़मानी ये था। जुनेद की बात है। तो ये जो है ये जुनेद की वालदा है, ये वाली मरियम उन्होंने ये भी अपने फुट मार्क छोड़ती जा रही है। वालदा जुनेद ने जो है ये शुरू किया, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब ये फ्री इंसुलिन बच्चों को ये लगाई फ्री जाएगी, इंसुलिन सरकारी जिनके पास अस्पतालों में कार्ड अवेलेबल होएगा, होगी। जिन पे कार्ड होएगा, सरकारी अस्पतालों में जिनके पास कार्ड होएगा, ये रजिस्टर्ड हो जाएंगी, राइडर उनके घर इंसुलिन लेके जाएगा। अच्छा, इंसुलिन जो कार्ड है कैसे बनवाने? इसको सर्दी ये खुद ब खुद रजिस्टर कराएंगे लोगों को। अच्छा। लोगों ने रजिस्टर कराया भी हुआ है। गवर्नमेंट का पोर्टल है जी, माँ के नाम से शायद उसका नाम है, माँ का दिल की आवाज़ पे जिस तरह का कुछ है, उसमें आप रजिस्टर कराएंगे, आप बताएंगे आपका फिजिशियन कौन है, डॉक्टर कौन है, उसके हिसाब से आपको इंसुलिन कितनी लगनी है। वो कार्ड के ज़रिए आपको राइडर घर पहुंचा के आया करेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है इसको ठंडा रखना ज़रूरी होता है, यानी फ्रिज में या बिल्कुल बर्फ़ ऐसे के अंदर। तो मखसूस वो टेम्परेचर। इंसुलिन, मैं क्योंकि इंसुलिन पे नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इंसुलिन पर हैं उनके लिए ये आप समझें लाइफ लाइन है, खुसूसी तौर पे ये सिर्फ बच्चों का सिर्फ प्रोग्राम बच्चों के लिए जी। और नहीं इसलिए ना, ये बड़ी ब्लेसिंग है। मैं सॉरी अमर भाई, कथा कलामी नहीं, की नहीं, माफ़ी। जरूर, ये एक जरूर बड़ी नामराद बीमारी है, ये आपके सारी बीमारियों की माँ है। बिल्कुल ऐसे। और मुझे कल कोई दोस्त बता रहा था कि उसका भतीजा, उसको कह रहे हैं बिल्कुल शुगर का ये आलम है कि इंसुलिन ना दें तो शुगर ऊपर चली जाती है, इंसुलिन लगाएं तो डाउन हो जाती है। कह रहे समझ नहीं आ रही डॉक्टर्स को भी कि इसका करें क्या। तो ये बिल्कुल वो पैदाइशी बच्चे हैं। आप ये देखें कि मैंने अपने घर में, मेरी वालदा की पिछले साल डेथ हुई थी, बिल्कुल ठीक थी, शुगर उनकी बॉर्डर लाइन पे थी, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। लेकिन वो डॉक्टर ने कहा जी कि शुगर इनकी एकदम ऊपर गई है, इनका ब्लड लेवल जो है वो ऊपर गया, तो हार्ट अटैक आया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ ही अटैच हैं। और मेरी भाभी की डेथ हुई वो भी शुगर की वजह से, और शुगर के साथ उनको कोविड में, जब कोविड हुआ तो बहुत सारे उनको मल्टी ऑर्गन्स डैमेज हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ बड़ी अटैच हैं। इससे जितनी आप बच सकें वो बचें। लेकिन ये सीएम साहब का जो स्टेप है ये बड़ा काबिल इस्ताइश है। इस पे चाहे आप तनकीद करें, जो भी करें, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी क़यादत कोई भी स्टेप लेती है तो उसका क्रेडिट लेती है। आप देखें परवेज़ लाई साहब हैं तो आज तक कहते हैं कि 1122 वो लेके आए। शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो कहते हैं कि मेट्रो उन्होंने लॉन्च की, लैपटॉप उन्होंने दिया, दानिश स्कूल उन्होंने दिए। पीपल्स पार्टी की बात करें तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो मिसाइल प्रोग्राम जी, बेनज़ीर का क्यों नहीं है। तो ये इसी तरह सीएम साहबा भी जो स्टेप्स ले रही हैं, ज़ाहिर है वो क्रेडिट लेना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अगर जब मैं यहाँ से जाऊँ तो लोग ये बात करें कि मैंने ये काम किए हैं, चलें ये हमारी फलाह के लिए हो रहा है। आप उन लोगों को पूछें
जिनको हर चंद महीने लोगों को भी फायदा पहुंचे, चंद लोगों की जिंदगी बचे है ना, तो बहुत बड़ी 2-4 हज़ार की जिनको इंसुलिन लेनी पड़ती है, आप उनसे पूछें, गरीब लोग बहुत सारे हैं जो इस मर्ज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसकी वजह यह है कि खर्च अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं सही होते। कह रहे हैं। तो ये भी शुक्र है ये सब्जाजार से किया, मैं सब्जाजार से गुजरी होंगी तो देखा होगा इर्द गिर्द, अगर बाहर ब्लाइंड ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ वाला केड़ा नाला नहीं, वो इनका है सब्जाजार, नहीं, ये नाला केड़ा है? खारक नाला। खड़क नाला, बिल्कुल। अच्छा जी, जिना अस्पताल का रुख कर लेते। 5 घंटे बिजली बंद, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ये बात है, जिन लोगों का ऑपरेशन की डेट डिसाइड होती है, प्लान कोई ना कोई ऑल्टरनेट और परमानेंट आपका ऑल्टरनेट चले अस्पताल के दूसरे हिस्सों में ना करें, कम अज कम आपका जो इमरजेंसी है और ऑपरेशन थिएटर्स है, खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के दौरान अगर लाइट चले जाए, कोई ऐसी खराबी हो जाए कि 2 घंटे लाइट नहीं आ रही, तो क्या मरीज को बीच में दिमाग खुला पड़ा रहेगा उसका, वो इस तरह ही छोड़ देंगे आमिर भाई? नहीं, ऐसा नहीं। जितने आपके हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पर तक बिजली की रसाई होती है थ्रू जनरेटर्स, वो इस पे करते नहीं है। अच्छा, उसके बाद उस पर उसका भी प्लान बी होता है कि अगर जनरेटर में भी खराबी हो सकती है, उसमें खराबी हो तो फिर वो यूपीएस पे चले जाते हैं, मतलब यूपीएस ऑटोमेटिकली उसका ऑन हो जाता है। ऑपरेशन के बारे में चले कंप्रोमाइज नहीं होता, अप्रिशिएट कर। लेकिन एक हॉस्पिटल की लाइट बंद रखना 5 घंटे गर्मी में, इस गर्मी में, मेरा ख्याल है लेस्को को क्या कहा जाए, डूब के मर जाइए, क्या करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। आपने तो आज लीड भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पता नहीं इसकी ट्रांसफार्मर वाली लगाई, इस पर तो आप आए नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल की लाइट बंद होना, मैं ये समझता हूँ कि ये पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं आप ले रहे होंगे। मैं पिछले दिनों ना जी टीवी देख, बददुआ नहीं लग रही ये हम क्योंकि इंडिया के साथ जब से क्लैश हुआ तो मैं जी टीवी लगा लिया करता हूँ, लगा के देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि फलां रियासत में एंजॉय करने के लिए, झारखंड में, नहीं जुनून उनका वाकई में उनका तो इंजॉय करा। आसपास के लाहौर की बंदरगाह तबाह हो गई, लाहौर में नेवल हेडक्वार्टर पे हमला हो गया, तो वो लाहौर की बंदरगाह सुन के तो हमने हंसना ही है, और क्या कहना। ऐसे ही तो वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में इसी तरह से लाइट बंद है, और वो बेचारे तो मोबाइल की रोशनियों में मरहम पट्टी का काम कर रहे थे हॉस्पिटल्स वाले, वो दिखा रहे थे। चले यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ मुहैया ज़रात की वजह से यहाँ जनरेटर्स मौजूद हैं, उनमें डीजल मौजूद है, वो चल जाता है, लेकिन 5 घंटे कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो सकती। और विदाउट इन्फॉर्मिंग अगर है तो ये क्राइम है, जुर्म है, इसकी सज़ा होनी चाहिए, और पूछना चाहिए बुला के जिम्मेदारान को कि भाई आपने एक हॉस्पिटल को 5 घंटे कैसे, वैसे हॉस्पिटल्स को तो आप 2-2, 3-3, 4-4 जगहों से लिंक दें, ताकि एक जगह से बिजली बंद हो तो दूसरी जगह से हमारी सोसाइटी में ना एथिक्स तो है ही नहीं। कोई जीओआर वगैरह में साई साहब अगर बिजली कभी जाए तो इस तरह ही होता है, जाए वैसे जाए तो कभी जाए नहीं है ना। एक चीज़ है, एथिक्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी में ख़त्म होते जा रहे हैं। एहसास नाम की आप चीज देखें कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको या तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए जी कि ये इश्यूज़ हैं। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा इशू हो गया, फॉल्ट हो गया, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए हॉस्पिटल वालों को। वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं डेली, बेचारे लोगों की बमुश्किल बारी आती है ऑपरेशन के लिए, और फिर वहाँ पे आपकी लाइट ना हो, और वो जिस तरह गर्मी पड़ रही है और जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे तो बैठना महाल हो जाता है। तो लेस्को वालों को इस चीज़ की तो आप कहते हैं बददुआ लगनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बददुआ लग दी। पिछले 15 साल तो ऐसी देखा कोई बददुआ नहीं लगी, सानू ही लग दी उल्टी। और इन दिनों में जब बिजली बंद होती है घरों में बैठना जी, मामलात का जो है तो ये तो हॉस्पिटल का सीएम साहिबा को नोटिस लेना चाहिए। इतने सारे मरीज अगर परेशान होंगे, इतने घंटों अगर बिजली बंद होगी, तो सोचे वहाँ आलम क्या होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर नस्ब होंगे, ये बिजली चोरी का हल निकाला जा रहा है। बिजली चोरी अभी भी हो रही है। कल जो शाहिद सिपरा साहब ने, आई डोंट नो आप लोगों की नज़र से वो गुजरी है नहीं, जो प्रॉपर ऑपरेशन रेंजर्स के साथ किया गया, अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, और वो स्क्रीन पे हमने सारा ऑपरेशन दिखाया, यकीन माने कोई फिल्म का सीन लग रहा था। और शाहिद सिपरा साहब कहते हैं ना तो किसी लेस्को के एहलकार को पता था, जो टीम मेंबर वहां गए हैं किसी को कुछ नहीं बताया गया था कि यहाँ वो ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, क्योंकि बात बाहर निकल जानी थी। मतलब वो प्रॉपर ऐसे लग रहा था जैसे लेस्को के अफसरान छतें फलांग के जा रहे थे, किसी फिल्म का कोई सीन लग रहा था। मामला वो भी बिजली चोरी का था। अब हल निकाला गया है ये बिजली चोरी का। मेगा प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफार्मर पर नस्ब स्कैनिंग मीटर्स और सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग ली जाएगी, दोनों का मुआवजा करके लाइन लॉसेस का तखमीना लगाया जाएगा। अली साई साहब,
है ना। ये कभी आप बिजली चोरी पकड़ने के लिए FIA को इस्तेमाल करते हैं, कभी आप रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं। भाई आप लेस्को के लोगों को, वापटा के लोगों को तनख्वाहें किस बात की देते हैं, मराहत किस चीज़ की देते हैं? बहुत बादशाह लोग होते हैं जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं। यूनिट्स उनको फ्री किस चीज़ के देते हैं कि वो बिजली चोरी नहीं पकड़ सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा SHO है जिसको नहीं पता कि उसके इलाके में कौन कौन सा क्राइम हो रहा है। और ये पॉसिबल ही नहीं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसकी मर्ज़ी के बगैर हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जुआ, कहवा खाना, कोई ऐसी 2 नंबर चीज़ें, ये पॉसिबल है ही नहीं कि। तो ये कैसे मुमकिन है कि लेस्को के लोगों को ना पता हो कि कहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। फिर वही बात आ जाती है कि अपनी दिहाड़ी मर जाती है, सैलरी पे गुजारा नहीं होता, इसलिए ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। लोगों को आप कैप दे के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, उनको इन्फॉर्म करके रखते हैं, उनको चोरी के तरीके बताते हैं कि किस तरह बिजली चोरी की जानी चाहिए, किस तरह आप सिक्योर हैं। जब चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती हैं, जब कि कोई बड़ी हाई-फाई टीम पड़ जाती है, तो फिर जाके ये कहते हैं कि आप मीटर को इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। ये सारा कुछ किसी भी अदारे के इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। प्रॉपर प्लानिंग से अब किया जाता है ना। ये चीज़ जो है, स्कैनर्स लग जाएं और स्कैनिंग मीटर्स लग जाएं, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद मेरा यही पूछने वाली थी आमिर भाई, हल है ये स्कैनिंग मीटर? नहीं, इस पे तो आप चाहे नासा को बुला के कोई और मीटर लगवा दें, कोई सैटेलाइट टाइप मीटर लगवा दें। ये डिस्ट्रीब्यूशन मीटर्स हैं जो ग्रिड में होते हैं, वहाँ से आप एक इलाके को बिजली फराहम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने मीटर लगा दिया, उसने कहा कि मैंने इस इलाके में 500 यूनिट भिजवाए थे, वहाँ से पैसे जो रिकवर हुए वो 400 यूनिट के हुए। इसको बड़ा सिंपली समझ लेते हैं। अब ये कहेंगे ये पूरा इलाका जो है ये 100 यूनिट चोरी कर रहा है, कैसी मजे की बात है। तो उस पर डल जाएगा। चलिए वो स्कैन हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नहीं, आपको बिजली चोर की खबर हो जाएगी? नहीं रुकेगी ना। उसको रोकने के लिए ये क्या करेंगे, ये कहेंगे जी कि इस इलाके में बिजली बंद कर दें, फिर इस इलाके में लोड शेडिंग शुरू कर दें। अच्छा ये ड्रामा है सारा का सारा। मैंने पहले बताया था, मैं इधर एयरलाइन सोसाइटी में रहा करता था, तो मेरे घर में पर्ची आई थी जिस पे लाइनमैन ने अपना नंबर दिया हुआ था। मैंने उस नंबर पर राब्ता किया, उसने कहा भाईजान बाअसर शख्सियत ने किया है कि तुसी बिजली चोरी करो। मैंने कहा वो कौन है? कहते जी हज़रत कायद आज़म साहब, अगर आप मुझे वो नीला नोट और देना शुरू कर दें तो आपका मीटर मैं बंद करूँगा, मैं लेस्को का मुलाजम हूँ। मैंने उसके साथ बाकायदा डील की। उस ज़माने में मैंने सिपरा साहब को बताया और सिपरा साहब को वो नंबर भी दिया था, कहते हैं मैं इन्वेस्टिगेट भी करवाता हूँ। उन्होंने करवाया भी होगा। मुझे बताएं घर में आके पर्ची दे के जाते हैं, ये कह रहे हैं ना 62 लोग चोरी करते हैं। नहीं, लेस्को के लोग चोरी करवाते हैं। वो आपको बताते हैं रास्ता, वो आपको बताते हैं कि जी मैं आपका मीटर पीछे कर दूंगा। आप ज़रा ये जो इनका मीटर चेक करने वाला अदारा है इनका, उसको पता नहीं क्या नाम उसका लेते हैं, हाँ इस तरह का नाम है साई साहब, वहाँ पे आप चले जाएं तो वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग मीटरों के पीछे आए होते हैं। क्योंकि ये करते क्या हैं कि एक का मीटर ख़राब डिक्लेयर किया, उसको एवरेज बिल डाला, उसका मीटर उठाया, उसी यूनिट्स के साथ उसको किसी और जगह लगाया, उसको डराया, उसके पैसे लिए। हमारे यहाँ एक इफ्तिखार साहब है, उनके साथ यही हुआ। अब वो बेचारे डर रहे थे कि मुझे तो 2 लाख यूनिट डाल देंगे, इन्होंने जो मीटर लगा के गए उसमें तो 2 लाख यूनिट चले हुए हैं। अब वो किसका मीटर था पूछे ना। आपने पैसे लिए नए मीटर के, और अब मीटर रिप्लेसमेंट के भी आप पैसे लेते हैं, तो नए की जगह आप 0 मीटर पर 0 मीटर लगाए ना। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप लोगों के चले हुए यूनिट लोगों को लगाकर डराते हैं और फिर बेचारों को दफ्तरों के हज़ारों चक्कर लगवाते हैं, सैकड़ों चक्कर लगवाते हैं। ये स्कैनिंग स्कूनिंग कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, ड्रामा है। और ये बिजली चोरी रोकने का एक ही तरीका है, साई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुट्ठियाँ गर्म करते हैं उनको पकड़ कर आप उनको बाहर निकालें नौकरी से, तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो आपके तो पाकिस्तान के सारे अदारे खाली हो जाएंगे, बंदे निकालने शुरू हो जाएंगे। इससे बेचारे भुगतते वो लोग हैं जिनका कसूर भी कोई नहीं होता। हाँ वो क्यों लोग भुगतते हैं ना जिनका कसूर भी कोई नहीं होता, और बेचारा गरीब मारा जाता है। तो सीधी सी बात है। ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। फर्द के मैनुअल इजरा पर पाबंदी है, ऑनलाइन भी दस्तयाब नहीं है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये जो नई पॉलिसी है इससे अवाम परेशान हैं। आमिर भाई देखिए, कल बड़ा अच्छा जो है ताहिर जमील ने ये काम किया। वो गए, टाइम बताया, उन्होंने कहा इस वक्त 12:30 बजे हैं,
ये समनाबाद, दातागंज बख्श टाउन और एक और टाउन का नाम लिया। उन्होंने कहा ये उनके दफातर हैं, आए अंदर चलते हैं। अंदर ले बंद गए पड़े थे, जी, बंद पड़े थे। अंदर गए वो नहीं जी, बंद क्यों पड़े थे? अल्हम्दुलिल्लाह अंदर एसी चल रहे थे, अंदर पंखे चल रहे थे, अच्छा, लाइट चल रही थी। सरकार के पैसे है ना। कुर्सी पे जो मेरे मुंह से जोकर निकलने लगा था, कुर्सी पे जो अफसर हैं वो, उनको जोकर तो नहीं कहा जा सकता ना जी, तो आप पर वो लग जाएगा, एक्ट लग जाएगा। अच्छा, वो जो बैठना था जिसने, वो तीनों ही मौजूद नहीं थे। 3 जोन थे, 9 में से 3 जोन का वो दफ्तर था, और वहाँ पे साहिल गर्मी में बाहर बैठे थे और उनके केबिनों में एसी, पंखे, लाइट सब कुछ चल रहा था। ताहिर जमील बारी बारी तीनों दफातर के अंदर गए, टाइम बताया, टाइम दिखाया और दफ्तर का विजिट कराया। उन्होंने कहा जी ये हाल है, और वहाँ लोगों से जब बात की तो वो बेचारे वो तो फट पड़े ये एक माह से बंद है, अवाम मैनुअल सर्विस से भी महरूम है। भाई मैनुअल सर्विस तो आपने बंद कर दिया, आपने कहा कंप्यूटराइज कर दिया सारा सिस्टम पटवार खानों में। पहले ही प्रॉपर्टी पे स्लम्प आया हुआ है, प्रॉपर्टी इस वक्त गिरी पड़ी है। वैसे बेस्ट टाइम है, टोटका है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ले ले, इस वक्त गिरी पड़ी है प्रॉपर्टी। और ये कर लें कि वो जो अफसर है उसको कुछ आप फ़ोन शोन करें और उसको बताएं कि इतने पैसे आपके भी होंगे, तो वो शायद आप वो दफ्तर आ भी जाए साइन करने के लिए। अच्छा, ये काम करने के लिए ताहिर जमील ने, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट को ये बताया कि भाई ये हो रहा है आपके सरकारी, पहले ही मैं सरकारी लोगों के मुलाजमों के ख़िलाफ़ हूँ, ऊपर से ऐसी खबरें और मुझे खिलाफ कर देती हैं। नहीं हाई साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें ना सारे सरकारी मुलाजमों के खिलाफ ना हो जाइए। नई चीजें जो हैं, वैसे मैं ट्रूली सारे के खिलाफ हूं। भाभी नु कर लो, सबके खिलाफ क्यों काट लो यार, सबके खिलाफ नहीं होना, वापस ले ले फाइल। भाभी ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ कोई गैर सरकारी भी होना चाहिए। ਭਾਬੀ चलो ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ करो, इस तरह ना करो। घर भी जाना ਤੁਸੀਂ शामी 6:30 कोई बजे। नहीं कह रही वापस ले ले। मसला ये है कि आप चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं, आईटी पे शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपने आप हम नहीं ऐसा आईटी पे शिफ्ट हो गए कि डबल खुआरी हो जाए। नहीं, वो मैं आपको ये बताया, मैनुअल में ये था कि पटवारी साहब के साथ आपकी पैचअप हो जाता था जी कि आपने 6 बजे आना है शाम को, आपने 7 बजे आना है। पैसे भी देते थे। नहीं, यही तो बताया। हाँ वो होता है, यही बताया। यहाँ पे तो पैसे भी दे रहे हैं तो लोग, यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपकी तय हो जाता था कि 5,000 में फ़र्द मिलेगा, 10,000 में फ़र्द मिलेगा। एक दिन कोई एक बुजुर्ग, एक अफसर ये बात बता रहे थे कि कोई बंदा मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा फ़र्द आपको मिल गई है? उसने कहा मिल गई है। उसने कहा पैसे नहीं लिए, असली है। पटवारी साहब ने फ़र्द दे पैसे नहीं लेते, असली है। यानी इस तरह का कल्चर है आपका कि अगर पैसे रिश्वत नहीं ली तो हम ये समझते हैं कि ये नकली है, क्योंकि इतना उस सारे सिस्टम में गंद पड़ चुका है कि लोगों को पता है कि हमारा काम जो पटवार खाने में बगैर पैसे के होना ही नहीं। और आपका पटवारी, आपको ऐसे लगता है, और बहुत समझदार लोग हैं पटवारी जो मोटरसाइकिल पे आते हैं या रिक्शे पे आते हैं, हालांकि पीछे उनकी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले हैं। वो बड़े बेवकूफ़ पटवारी हैं जो बड़ी गाड़ी पे आते हैं। रेवेन्यू के मोटरसाइकिलों पे आते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते हैं। सोसाइटी मालकान हो जाएं, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनकी चीज़ों को के साथ फैसिलिटेट होते हैं। मसला ये है कि आप सिस्टम अगर ठीक करना चाह रहे हैं तो उसको फिर प्रॉपरली लोगों तक एक्सेस होनी चाहिए ना। लाहौर में कई सोसाइटीज जो पटवारियों की है, ऐसे ही है हर जगह पे। मैं आपको छोटे छोटे दफ्तरों में बैठने वाले। अच्छा ना, शुरू में तो वो इसी तरह लगता है गरीब से लोग हैं, जब जाए ना। मैं आपको एक और सर बातचीत नहीं करनी होती उन्हें। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है ना। मैंने देखा है कि जो लोग इलाके में इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके पास पैसे हैं, पटवारी 2-3 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। उसने बताना है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसका कोई वाली वारस नहीं। शामलाट है, शामलाट लफ्ज़ बोलते हैं वो। और कोई और जगह जिसका कोई वाली वारस नज़र नहीं आता, कहते हैं ये मैं आपको कर देता हूँ नाम अंडर हैंड। जो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस देखा हुआ है। तो जगह की कीमत फर्ज करें 2 करोड़ है, वो आपको 50 लाख में दे देगा। ऐसे ही है, 50 लाख उसकी जेब में का तरीका होता है। सही सा वक्त हमें बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है G27 और 27 को जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं, लेकिन कल है G28। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें पिक्चर्स भिजवाइए आप अपने नाम के साथ और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। मुज़दलिफ़ा फातिमा की सालगिरह है, समीरा की, एहतशाम शाह की और इशल अब्बास की। आप सब लोग को मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जितनी आपको खुशी होती है ना घर बैठ के देखने की अपनी तस्वीर, और हम जिस तरह से आपको विश करते हैं उतनी हमें भी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम लोग जितने भी हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं। कुछ हमारी भी वो होता है ना, मजबूरियाँ होती हैं, हमें बाकी सेगमेंट्स भी शामिल करने होते हैं। इसलिए जल्दी आओ और जल्दी पाओ। सो आप अभी भिजवा दें और कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अभी हम आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। सो रेट लिस्ट बतानी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप मार्केट में जाने से पहले उतने पैसे कम से कम साथ ले जाएं जितने की सब्ज़ी आएगी। सो सब्ज़ी के साथ जो आपने लवाजमात ख़रीदने होते हैं तो मुश्किल हो जाती है ऑब्वियसली हर किसी के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में मोहतात रहें, होशियार रहें, क्योंकि बड़ी ईद से पहले हमेशा हम देखते हैं प्याज, लहसुन, टमाटर की कीमत में इजाफा हो जाता है। लीमू की कीमत तो अभी नहीं हाथ आप लगा सकते हैं। तो रेट लिस्ट के लिए हम चलते हैं। जो हमारी रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं समरा, उनके पास। ओवर टू यू। जी है ना, बकरा ईद की आमद है। ऐसे में लीमू, लहसुन, अदरक और प्याज की कीमतों को अभी से पड़ लग गए हैं। सरकारी रेट कुछ और है, लेकिन दुकानदार किसी और रेट पर शहरियों को सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो पहले लीमू की कीमत की बात कर ली जाए तो लीमू का आज का सरकारी निर्ख 457 है, लेकिन ओपन मार्केट में 700-800 रुपये फी किलो में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से आलू का आज का सरकारी निर्ख 50 है, लेकिन उसकी फरोख्त 60 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी निर्ख 30 है, लेकिन उसकी फरोख्त 50 रुपये फी किलो में हो रही है। टमाटर का आज का सरकारी निर्ख 30 है, लेकिन उसकी फरोख्त भी 50-60 रुपये किलो में जारी है। इसी तरह से लहसुन का आज का सरकारी निर्ख 176 है, लेकिन उसकी फरोख्त 300 रुपये तक में जारी है। अदरक का आज का सरकारी निर्ख 600 है, लेकिन उसकी फरोख्त 800 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से बैंगन का आज का सरकारी निर्ख 67 है, लेकिन उसकी फरोख्त भी 80-90 रुपये तक में हो रही है। गोभी का आज का सरकारी निर्ख 33 है, लेकिन उसकी फरोख्त 50 रुपये फी किलो में जारी है। इसी तरह से शिमला मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 95 है, लेकिन उसकी फरोख्त 120 रुपये में हो रही है। सब्ज मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 85 है और उसकी फरोख्त भी 100-120 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से मटर का आज का सरकारी निर्ख 190 है और उसकी फरोख्त 250 रुपये तक में जारी है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी ईद आई नहीं है और दुकानदारों ने पहले से ही रेट बढ़ा दिए हैं। सरकारी रेट कुछ और है, जबकि वो सब्जियां खरीदने आते हैं तो उन्हें दुगने दामों में जो है वो फरोख्त की जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि मार्केट्स का और दुकानों का जो है वो विजिट करे और जो उन्होंने रेट मुकर्रर किया है इंतज़ामिया ने उसका इत्तला यकीनी बनवाए। थैंक यू सो मच। समरा हमारे साथ मौजूद थी, सब्जियों के रेट बता रही थी और लोगों की रिक्वेस्ट भी बता रही थी कि वो कह रहे हैं जी इंतज़ामिया ने जो रेट मुकर्रर किया है, यानी जो डीसी रेट है, डीसी साहब जो रेट इशू करते हैं वो एक कागज़ के टुकड़े पर सारी लिस्ट लंबी लिखी होती है कि सब्जियाँ आपको किस कीमत में मिलेंगी जिस पर नहीं मिल रही होती हैं। तो रिक्वेस्ट अब आप ये करें कि प्लीज़ इसको इंश्योर कर दीजिए और हमें सब्जियाँ अच्छी वाली उस कीमत पर मिल जाएँ। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। करेंसी रेट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये है जी आज के करेंसी रेट हमने आपके साथ शेयर किए। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हम आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते रहते हैं जी। अगर आपकी बर्थडे है तो आप हमें पिक्चर्स भिजवाएं अपने नाम के साथ। फैमिली में किसी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, आप अपने किसी भी प्यारे को तोहफा देना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा तोहफा कोई नहीं हो सकता। हमें नाम के साथ पिक्चर भिजवाएं, कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएँ, हमारे साथ ही रहेगा। हम ब्रेक के बाद को ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, क्योंकि हर कोई चाहता है ईद से पहले खूबसूरत स्किन हो। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनकी मेकअप करके स्किन डल हो जाती है। सो इतना टाइम जब आप मेकअप मुंह पे लगा के रखते हैं तब एक अजीब सी डलनेस सी आपके चेहरे पे आ जाती है। कुछ लोग गर्मी की वजह से चेहरा जो है उनका डल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बाहर जिन लोगों का एक्सपोजर है, काली सी ना आपके फेस पे तय सी आ जाती है। सो ईद पर अब आपने अपने चेहरे को खुशनुमा दिखाना है तो वो ऑब्वियसली 1-2 दिन में तो नहीं हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी।
हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। लोग चाहते हैं चेहरा भी खुशनुमा हो, कोई क्रीम्स भी अब ना लगानी पड़े। थैंक गॉड लोगों को समझ लग गया है कि वो जो है ना थोड़ी देर के लिए ही होता है। हम जैसों का जो रोज रोज का बोलना है ना, थोड़ा बहुत समझ आ गया लोगों को कि बैक टू नेचर की तरफ आ जाए। सो क्या करना है आपको अपने चेहरे की तरोताजगी के लिए? रंग गोरा करना, प्लीज इस चीज को समझ लें। अगर आपके सांवले रंग में भी आपका चेहरा फ्रेश लगेगा, तरोताजा लगेगा, आप फ्रेश लगेंगे, खुशनुमा चेहरा होगा, तो आपका सांवला रंग भी खूबसूरत लगेगा। एशियन लुक जो है वो वैसे दुनिया में मशहूर है, बहुत खूबसूरत है। तो ये है कि अब ईद आ रही है, ईद की तैयारियों पे अगर हम बात करें, ईद है वैसे इवेंट है कोई, या वैसे आप नॉर्मल भी अच्छे नजर आए तो बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत नजर आना तो सबका हक है, आप एवरी टाइम खूबसूरत नजर आए। आप अपनी केयर ऐसे करें कि आप लोगों को ये कि मेकअप की जरूरत ना पड़े, नो मेकअप, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज तो यही है। उसके लिए आपको, मैं जिस तरह बात करती हूँ बैक टू नेचर, मैं नेचर की बात करती हूँ, मैं किचन की चीज़ों की बात करती हूँ। अक्सर मैं एक जुमला बोलती होती हूँ कि जो आपका हुस्न है ना वो किचन में बिखरा पड़ा है, आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही माइनर सी चीज़ें, जिस तरह अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूंगी थोड़ी देर में, कि कॉफ़ी चीनी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जिसके साथ एक ऐसी रेमेडी होती है चंद एक, जिनके साथ आप अपनी ना सिर्फ फेस, हाथ, पाँव, जितना भी डार्कर एरिया आपका, लेट से अंडर आर्म, कोई भी जहाँ पे भी ये पफीनेस होती है ना, वहाँ पे डार्कर एरिया होता है, चाहे आपके नकल हैं, हाथ के, पाँव के। सबसे पहले जो टिप है वो तो आगे खैर मैं प्रैक्टिकल आपको लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरी खास टिप है ना वो ये है कि खूब सारा पानी पिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। अपनी बॉडी की जितने भी फाजिल मादे हैं वो आपकी यूरिन के जरिए निकलने चाहिए। आपका गट ठीक होगा, आपकी हेल्थ ठीक है। कच्ची सब्जियां खाएं। देखें अभी जो टाइम गुजरा है वो गुजरा है अभी इसका गाजर का, मूली का, चिकंदर का, ठीक है ना, ये चीज़ें थी कच्ची सब्जियों में, बंद गोभी थी। अब आ गई टमाटर, प्याज, खीरा, जो हमारे बचपन से एक सैलड थी। सैलड को भी हमने अनहेल्दी कर दिया है। उसके अंदर क्रीम, उसके अंदर चाट मसाले और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डाल के आप क्रीम की जो आप फ्लेवर लेके आना चाहते हैं, आप उसकी जगह योगर्ट डालें। आप देखिए उसका फ्लेवर कितना अच्छा होगा, आपका गट ठीक होगा। जब आपका गट ठीक होगा तो आपकी सरफेस जो है वो क्लीन होगी, वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात मैं ये करूंगी बालों की तरफ। अगर हम बालों की देखिए, जब हमारा गट ठीक होगा तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे और ओवरऑल हमारी एक्टिविटी अच्छी होगी। जब हम एक्टिव होंगे अपनी लाइफ में तो हम वैसे सुस्त नहीं, हम चुस्त नजर आएंगे। जिस तरह आपने पहले बात की थी ना कि आप गोरे रंग पे ना जाएं, सिर्फ एक गोरे के गिर्द ना घूमें, ठीक है। आप लोगों को बस ये शुक्र ये समझ आ गई है कि अब केमिकल से थोड़ा सा दूर रहा जाए। मैं यकीन माने कि आप लोगों की थैंकफुल हूँ जिन्होंने मौका दिया हमारे जैसों को, और आके हमने आवाम को ये बात समझाई कि भाई केमिकल से बचें, नेचर के करीब आए, ठीक है। नेचर के करीब आप जितना रहेंगे ना, आप उतने ही खूबसूरत नजर आएंगे। ये आसान है, कोई आपको बहुत लंबा अरसा इससे जुड़े रहना पड़ता है कि कुछ ही देर में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं? देखिए जल्दबाज भी तो है ना। हाँ, जल्दबाज मैं बताती हूँ कौन लोग हैं जल्दबाज। वो जिस तरह लेट से अब आपकी बच्चे हैं, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, हमने उनको केमिकल वाली साइड पे जाने ही नहीं देना, ठीक है। तो उनको तो वो बहुत ही जल्द इफेक्ट होता है। थोड़े से दिन आप सिर्फ बच्चों को ना बेसन और थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें अगर डालना चाहें तो, अदरवाइज सिर्फ दूध और बेसन से मुंह धुलवाएं या लेमन और बेसन से मुंह धुलवाएं। मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना इन फेस वॉश के ऊपर लगाएं, ये बॉडी वॉश इनके बनाएं, ताकि ये इनकी जो हम तो क्या कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। हमने क्या किया कि दूसरों को फॉलो किया है कि हम महंगी क्रीमें उनको अमीर कर दिया, अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हमने ये किया कि महंगे केमिकल वाले बॉडी हमारे वॉश हैं, फेस वॉश हैं, यानी एक बॉडी के हमारे कितने आइटम्स आ गए हैं कि हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग को वो आसमान पे पहुंचा दिया और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया। पहले जमाने में सिर्फ एक साबुन होता था, ठीक है, जिसे सर से लेके पांव तक पूरा वही इस्तेमाल होता था। इवन के कपड़ों में भी वही इस्तेमाल होता था, धोने में भी, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, मुंह धोने में, हर चीज में, और लोग फ्रेश रहते थे, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को भी ना इस चीज पे लगाएं कि नेचुरल जो बॉडी वॉश है, बेसन से मुंह धुलवा लिया, बेसन के अंदर जिसकी स्किन ड्राई है उसमें थोड़ा सा मलाई डाल ली, इन चीज़ों के साथ हम उनको एकदम से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जिन आपने बात की ना कि इसका फिर वो हम जल्दबाज हैं, जल्दबाज वो लोग हैं जो केमिकल इस्तेमाल कर गए, जिन्होंने अपनी स्किन की तबाही कर ली है, ठीक है। फिर वो उनको रिजल्ट जो है, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट बनाती हूँ ना, तो मैं लोगों का साथ में ये ब्रेन वॉश करती हूँ कि आप लोग ये ना सोचिएगा कि इसके अंदर केमिकल है तो आप रातों रात
कोई भी एटसेट्रा लगाने से आप चिट्टे हो जाते हैं, वो चिट्टे नहीं होंगे आप, ठीक है। आपकी स्किन जो है, जो आपकी अपनी स्किन है, देखिए जो ये इससे नीचे हमारी स्किन है, ठीक है ना, हमारा फेस इधर तक है। जब भी आप कोई केयर करें हमेशा इधर तक करें, ठीक है, इधर तक करें। इससे नीचे जो हमारी स्किन है ना, एक्चुअल वो कलर है, आपका वो कलर आ जाए, लेकिन थोड़े से पेशेंस के साथ आप खाएं पिए अच्छा, लगाएं अच्छा, नेचुरल चीजें, इंशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। एटलीस्ट आपका क्लीन फेस हो, जिसके ऊपर आपके रिंकल ना हो, ये ना हो। तो ये चीजें तो यही नेचुरल चीजें रिमूव करती हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप महंगे से महंगे केमिकल वाली सीरम्स लगाएं, आप क्रीम लगाएं, आप कुछ भी लगाएं, लेकिन जो वो केमिकल होता है ना, एक वाइटनिंग केमिकल, ठीक है, आप उसको जितना मर्जी महंगा ले लें, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ, क्योंकि मैं केमिकल में भी डेप्थ में गई हूँ और ऑर्गेनिक में भी गई हूँ, क्योंकि मेरा नेचर से ताल्लुक है। तो वो स्किन की लेयर को पतला करती ही करती है, ड्राई करती ही करती है। तो आपको फिर भी उनके साथ नेचुरल रेमेडीज करनी पड़ती है उनको बूस्ट करने के लिए। तो फिर क्यों ना आप नेचुरली कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, कम से कम आपको आगे शादी ब्याह भी लोगों के आने हैं, तो कितनी देर पहले आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए? हम समझते हैं ना 2-3 दिन इनफ है, आगे छुट्टियां भी हो जानी है, तो आपको किसी भी इवेंट से कितनी देर पहले तैयारी करनी चाहिए? अगर आप कंटिन्यू करती है ना अना, अगर आप एक वर्ड होता है ना मुसलसल करना, ठीक है ना, थोड़ा कर लो, मुसलसल कर लो, ठीक है, एटलीस्ट हफ्ता जरूर लगाना चाहिए। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 महीने पहले तैयारी शुरू लाइट हैंड से कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता पहले आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जो आपने मास्क लगाना है, जो आपने क्लिनज करना है अपनी फेस को दूध के साथ करना है, या कोई भी चीज़ मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टिप्स बताऊंगी, तो उसमें यह कि एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले, जैसे लेट से आज अगर चांद नजर आ गया है, ठीक है, तो आपको आज से ही केयर शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है 15-15 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। सही। तो आपको अगर 1 हफ्ता पहले आप प्रॉपर केयर करेंगे तो आप वैसे ही खूबसूरत नजर आएंगे, जिस तरह पहले मैंने बताया था ना, माधुरी नजर आएंगे। अच्छा, गिरते बालों के लिए क्या करना है? और कुछ लोगों के बाल ना बहुत ड्राई होते हैं, मेरे साथ इशू है ना, मुझे बाल जब नहाती हूँ बिल्कुल सॉफ्ट से लगते हैं, बाद में जैसे ही ब्लो ड्राई वगैरह होता है बालों में एक ना ड्राइनेस सी आ जाती है, रूखापन आ जाता है ना। हाँ। उसके लिए जो केला है ना, केला एक बेहतरीन आपको मैंने लगाया था, बालों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। वही ना, मैंने तरीका भी बताया था ना, आपने वो फॉलो नहीं किया होगा ना। उसका ये होता है, वो बालों से तो 1 मिनट में निकल जाता है, ठीक है। वो उसका ये, जब आपने उसको ब्लेंड कर लिया ना, योगर्ट के साथ किया आपने, ऑयल के साथ किया आपने, जिस चीज़ के साथ भी किया, उसको स्टेन करना है, ठीक है। हाँ, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना दरमियान वाले, वो निकलते हैं, लेकिन वो बालों के प्रॉपर फूड है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को आगे चल के जो बताऊंगी, वो बालों की, जिस तरह हम लगाते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, बॉडी बटर, इस तरह हेयर स्पा भी हमने अब नए क्योंकि नई चीज़ें सामने आ रही है। मेरे लिए तो वैसे हैरानकुन चीज़ें होती हैं कि ये एक चीज़ की हमने, एक नेल के ऊपर ही कितना कुछ आ गया, ठीक है। तो बालों के तो एक जो हमें कॉमन चीज़ नजर आती है, हर बंदे की ज़रूरत है, उसके लिए कितने ट्रीटमेंट आ गए। मैं आप लोगों को आगे चल के मेयोनीज बताऊंगी कि आप लोगों ने बालों का मेयोनीज जो है, एक मास्क जो आपने घर में कैसे बनाना है। तो आपने उसके अंदर सिर्फ सिंपल चीज़ें यूज़ करनी है। अंडा हो गया, जिस तरह पहले आप सिर्फ अंडा लगाते हैं, ठीक है, समटाइम अंडे के साथ दही लगा लेते हैं, सरसों का तेल डाल लेते हैं। ये एक बहुत पुराना कदीमी, मैं क्योंकि ज़ुबैदा आपा को फॉलो करती हूँ, ज़ुबैदा आपा को मैं ज़्यादा सुनती हूँ, उनसे मेरी ज़्यादा इंस्पिरेशन है। बल्कीस को भी, डॉक्टर बल्कीस को भी सुनती हूँ। तो वो देखिए, ज़ुबैदा आपा खासतौर पर ये बताती थी कि अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, ज़्यादा रफ हैं, तो आप उसके अंदर अंडा, दही और सरसों का तेल मिक्स करके लगाएं। मैं कहती हूँ वाकई वो बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा जादू है। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ चीज़ों को, तो मैंने उसको ना ज़रा मॉडर्न किया है। सिर्फ इसलिए मॉडर्न किया है कि आप लोग ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही पुराना नुस्खा है, ठीक है। कुछ लोग आजकल की मॉडर्न जो बच्चियाँ हैं वो इन चीज़ों पे इतना नहीं करती हैं बिलीव, तो उसको मैंने ऐसा मॉडर्नाइज किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अंडा, तेल इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन उसका मेयोनीज बना दिया है। क्योंकि एक ये जो कंप्लीट खाने वाला जो मेयोनीज होता है, जो आप लोग सैंडविच वगैरह में यूज करते हैं, वो बालों खाने के लिए नहीं अच्छा, वो लगाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, अगर आपके किचन में ट्यूब पड़ी है ना, आज आपने जिस तरह कंप्लेन की ना मेरे बाल बहुत रफ है, आप सिंपल मेयोनीज निकाल के 2 चम्मच अपने बालों के ना एज ए मास्क लगाना है, 20 से 25 मिनट लगा के रखना। सिंपल कोई भी माइल्ड शैम्पू से, खास तौर पे जो बच्चों वाली शैम्पू आपकी, ठीक है, जो अपने बच्चों को यूज करवाती है, शैम्पू वही यूज किया करें। ये SLS उसमें भी होता है, लेकिन उसमें तो जरा सा कम होता है, ठीक है। हाँ, आप उसे वॉश करना, देखना आपकी ये वाली शिकायत जो ये तो फौरन डायरेक्ट मायोनीज लगा लेनी है, डायरेक्ट, जिस तरह हम कुछ नहीं डालना, ऑयल ना कुछ उसके अंदर देखिए सिरका है, उसके अंदर
ऑयल है, उसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने एग डाला हुआ है, ठीक है, वो एक कंप्लीट फूड है, वो खाने के लिए मुज़िर है, लगाने के लिए बेहतर है। चलें जी, हमने भी जाना है ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम आएंगे तो आपको बताएंगे। अच्छा जी, अभी हमने ना जिनके बाल गिरते हैं वो रह गया था, मुसलसल जो गिर रहे हैं बाल, उनकी रोकथाम के लिए क्या करना है? उनकी रोकथाम के लिए देखिए मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सप्लीमेंट बताऊंगी बालों का। उसके अंदर अंडा होगा, अंडा खाना भी है, अंडा लगाना भी है। केला जो है वो आपने खाना भी है, केला लगाना भी है, ठीक है। ये बालों की हमने इंटरनल भी उनकी खुराक पूरी करनी है। हमने हफ्ते में एक दफा कर लें तो इनफ होती है? नहीं, 2 दफा एटलीस्ट करनी चाहिए अगर जिसको सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर चंद एक ऑयल्स हैं, ठीक है, जैसा कोकोनट ऑयल है, 3 ऑयल का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें, कोई भी अपनी चॉइस का ले लें, ठीक है, आपकी जो अपनी चॉइस है। उसके अंदर चंद एक हर्ब हैं ऐसी जिनको आप डाल के रखें, बस रख ही रहे वो आप उसको लगाते रहें, इंशाल्लाह ये जो हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम है ना, हाँ, एक हेयर फॉल का सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है ना, कॉमन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि थायराइड की वजह से, जिस पे लोग गौर नहीं करते हैं, पता ही नहीं है, ठीक है। मोटापा आता है, मोटापे की वजह से बहुत कॉमन इशू जो आ रहा है थायराइड का आ रहा है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से। सिर्फ एक लगाने से आप, जैसा मैंने पहले बताया ना आपको, खूब सारा पानी पिए, अच्छी खुराक खाएं, सलाद खाएं, तो आपकी स्किन जो है, आपका इंटरनल जब अच्छा होगा तो एक्सटर्नल भी खूबसूरत नजर आएगा। इसी तरीके सेम बालों का भी यही, आप इंटरनल पहले अपना अच्छा करें तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो किसी कमी की वजह से झड़ रहे हैं ना, किसी कमी की वजह से झड़ रहे हैं। हाँ, अगर किसी की ये कंप्लेन है कि पानी खा रहा है, ठीक है, या पानी की नमकियात में कमी है, या किसी पानी की वजह से, तो उसका इलाज मौजूद है, वो क्योंकि आपका एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरनल। कुछ लोगों की ना शिकायत होती है कि उनके बाल बहुत जल्दी जो है वाइट हो जाते हैं, ग्रे हेयर बहुत जल्दी आ जाते हैं, डाई वगैरह लगाते भी तो रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्या करना है उनको? रूट्स को कवर करने के लिए वैसे तो मैं बहुत सी रेमेडीज बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आंवला जो है सुपर फूड है बालों के लिए, ठीक है। आंवला आप लोग अगर आजकल तो देखिए इस तरह आंवला फ्रेश नहीं मिलता है, तो आप लोगों ने ड्राई आंवला लेना है। ड्राई आंवले के 6 से 7 पीस लेके रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, ठीक है। सुबह उठ के चम्मच हिलाएं अच्छे तरीके से, वो ड्राई आंवला जो होगा उसको निकाल दें और वो पानी पी लें, ठीक। और फिर दूसरा ये है कि आंवले का पाउडर बनाएं, साथ में अमलताज का मैं बहुत बता चुकी हूँ। अमलताज का कुछ लोगों की ये कंप्लेन आई थी कि उनकी जड़ें जो है वो कलर नहीं पकड़ती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन एक्टिविटी इधर करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने वो करना किस तरह है। अमलताज की डंडी आप लोगों की ये है कि कीड़े वाली ना हो, मोटी हो, उसके चंक्स लेने हैं, उसको रात को पानी में रखना है, वो फौरन से कलर देना शुरू हो जाती है। सिंध की जो औरतें हैं ना, खास तौर पे सिंध की औरतें, क्योंकि मेरा ताल्लुक है उधर की, कुछ मेरी फ्रेंड्स है, कुछ क्लाइंट है मेरे, तो वो बताते होते हैं कि हम इस तरीके से डाई करते हैं। वैसे अगर आप लोग ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही एक यूनिक रेमेडी है। अमलतास लेना है, उसकी फली को तोड़ना है, मोटी फली होनी चाहिए, ठीक है, और अंदर के जो चंक्स है वो ब्लैक हों, ठीक है। तो आपने बीज जाया कर देने, ऊपर का छिलका, उसके चंक्स निकाल के और उतना ही आंवला लें, ठीक है, और उसको रात को पानी में सोख कर दे, उसको बॉईल करके सुबह ये रूट्स के अंदर 5 से 6 दफा लगाएं, तो आपकी रूट्स का जो कुदरती तरीके से जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं हेयर डाई नहीं करती। अच्छा आपा, बच्चों की टिंट करा देते हैं पेरेंट्स इसलिए कि अच्छा इसके तो बाल हल्के हैं, छोटे बच्चों की ना 2, 3, 4, 5 माह के बच्चों की बाल घने आ जाएंगे, लेकिन जब बाल आते हैं वो दोबारा वैसे ही आते हैं। ये लोगों को पता नहीं है, समझते हैं कि एक दफ़ा जिस तरह लेट से आप अपने आप से ही लगा लें, मैं अपने आप से लगा लूं कि हम जिस तरह जल्दबाज है, आपने पहले बोला था हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं कि एक दफ़ा हमने लगा ली है रेमेडी, एक दफ़ा कर ली है तो हमें तो फौरी असर आ गया। ऐसे नहीं, ये बड़ा ही आजमुदा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन बच्चों के बाल खास तौर पर हल्के हैं वो कोकोनट की क्रीम बनती है, कोकोनट की क्रीम बनाएं, ठीक है। अगर कोकोनट की क्रीम नहीं बन रही, आप लोगों को नहीं पता है, तो इसकी एक रेमेडी ये है कि मंडी से बोरी लें, वो बोरी जिसमें कम अज कम 20 से 25 दिन प्याज रखे हों। अच्छा, प्याज जो होते हैं ना, प्याज रखे हों 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन मंडियों में रख लेते हैं ना, वो वाली बोरी ले लें, लेके उस बोरी की जला के राख बना लें, सही है। कोकोनट की क्रीम ऐसे बनती है कि कोकोनट को आपने ब्लेंड करना है, गर्म पानी के साथ ब्लेंड करके उसको स्टेन करें, स्टेन करके फ्रिज में रखें, वो एक मोटी लेयर आ जाएगी, ठीक है, वो क्रीम बन गई उसकी, वो आपने उतार ली। अगर वो नहीं है, लेट से चले आप इतना तरद्दुद नहीं कर सकती, तो सरसों का तेल ले, कोकोनट का तेल ले, वो जो राख है उसके अंदर मिक्स करके बच्चों की कम अज कम 7 से 8 बार कंटिन्यू आप लोग टेंड करवाएं और उसके ऊपर वो रगड़ें,
और हफ्ते में ना तकरीबन जब थोड़े से बच्चे शेव नहीं करते हैं लोग, थोड़ी सी वो आई शेव की तरह आपने फिर टिंट कर देनी है उसकी, ठीक है, फिर टिंट कर देनी है उसकी। तो आपने ये है कि तकरीबन 7-8 बार करें। कैसे नहीं बाल आएंगे, इतने बाल आएंगे, एक एक जड़ से 4-4 बाल निकलेंगे, सर भर जाएगा। वाह जबरदस्त। अच्छा आपा मतलब मेरी बेटी के ना बाल हैं कर्ली बहुत ज्यादा, मैंने उसके टिंट कराई, मैंने कहा बाल अच्छे आ जाएंगे और स्ट्रेट भी शायद आ जाए, सभी लोग कह रहे थे, बट दोबारा भी जब बाल आए तो उस तरह ही कर्ल्स वाले आए, तो उसके लिए क्या करना? कर्ल वाले आए, हाँ। अच्छा मेरे माइंड में वैसे ही नुक्ता चल रहा था, आप लोग सारे नोट कर लें, ये हमारा घर का आजमाया हुआ है, ठीक है। हमारे अपने रिलेटिव में ही था, देख ली होगी वो बच्ची भी। अब ऐसे कि उसके बाल ना कर्ल थे, ठीक है। टिंड उसकी किस तरीके से करनी है, आप लोगों ने इस तरीके से टिंड करनी है कि पहले तो उसके बाल छोटे कर दें, ठीक है, ठीक है, मोटी मशीन लगवा दें, कुछ भी कर दें, फिर चंद एक हमारी जिस तरह ये मिलती हैं ट्यूब्स जिससे हम अपने ये हेयर साफ करते हैं, ठीक है, आपने वो ट्यूब सारी सर पे लगा के उससे उसके बाल साफ करें, और वो जिस तरह मैंने कहा ना उस तरह लगवाएं, उस तरह नहीं, आप 5 से 6 बार ना उस ट्यूब से उसके सर साफ करें, यानी बाल साफ कर दें। जो एक मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, कोई भी आप ब्रांड की ले लें, ठीक है, हाँ, वीट एलेट से, ठीक है, आपने वो लगा ली सर पूरे सर पे और फिर साफ कर दें उसको। फिर वो 2-3 दिन बाद फिर बाल आ जाएंगे, आपने फिर साफ कर दी। 7 से 8 बार करके देखना, बालों की क्या मजाल, वो जरा भी करला आ जाए उनमें, ऐसे सीधे बाल आएंगे। पर मैं अब ये नहीं कर सकती, अब तो उसके बाल इतने बड़े हो गए, अब तो मेरे दिल को कुछ होगा। चले लेट से आप नहीं कर सकती, जो सुन रहे हैं वो चलिए बाकी लोगों का भला हो जाएगा, आजमूदा है। चलिए अगर आप कह रही हैं तो ये जरूर आप करके देख सकते हैं। नहीं रैशेस वगैरह तो स्किन पे नहीं होते हैं? नहीं, कोई रैशेस नहीं होते, कोई रैशेस नहीं होते। लेकिन आपकी बेटी के लिए मैं बता देती हूँ, उसके बाल इतने हो गए जितने भी हो गए हैं, नूडल वाले बाल जो होते हैं, जी बिल्कुल नूडल, ठीक है, नूडल वाले बालों के लिए भी आज एक रेमेडी है, ठीक है, वो आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे बाल ही होगा सॉफ्ट होंगे, उससे ये होगा कि उसका कर्ल बहुत देर से खुलेगा। अच्छा चले जी आगे चल के हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ अब रेमेडीज शेयर करने वाले हैं, आपको चीज़ें बना कर दिखाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे जी उसका क्या आता है। आप सबसे पहले हम स्किन की तरफ आ जाएं तो क्या करना है हमने अपनी स्किन के लिए? अच्छा स्किन के लिए सबसे जो जैसे आती है हम तक पहुंचा दें। स्किन के लिए सबसे कॉमन इशू जो है वही जिस तरह आपने बात की थी, सब चिट्टा होना चाहते हैं, हाँ। ठीक है, ले दे के बात हमारी ना गोरे पे ही आती है, आपका वो भी होता है ना, पैचेस पड़ जाते हैं कहीं पे, डबल टोन स्किन होगी, हाँ। लेट से, ठीक है। अब जैसा नकल है, आज मैंने रिंग सिर्फ इसीलिए कोई भी बैंगल इसलिए नहीं पहनने कि आप लोगों को मैं एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, ठीक है, लाइव आएगी हमारी। ये सबसे पहले कॉमन चीज जो है, अगर आप करा दें मुझे आज, अगर आपने करनी है फेस के लिए, आज थैंक यू जी, अगर आपने फेस के लिए करना है तो शुगर को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, ठीक है। और अभी मैं क्योंकि हाथ पे करके दिखाऊंगी, पाउडर बिल्कुल बनाना है? नहीं, सिर्फ एक दफा घुमाना है हल्का सा, ठीक है, इसमें रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने इसमें डाली है शुगर 1 चम्मच, ठीक है। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ लेमन का जूस, ठीक है, विटामिन सी। नींबू आजकल बड़ा महंगा है आप? हाँ बड़ा महंगा, इसलिए आधा डाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर लेमन, ठीक हो गया। लेमन के साथ ये विटामिन ई ऑयल है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। इसके वैसे कैप्सूल भी मिलते हैं मार्केट में? कैप्सूल भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम ऐसा है तो फिर मैं रखती हूँ लूज में। वो भी डाल सकते हैं आप कैप्सूल? हाँ विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ तीसरी चीज जिसका मैंने जिक्र किया था, कॉफी, हाँ ठीक है, ये एकदम से आपकी स्किन को ब्राइट करती। वैसे एक कॉमन सा है मास्क, कॉफी चीनी का मास्क, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर जो एडिशन जो की है लेमन जूस की है, चंद एक चीजों की और एडिशन की, वो मैं आप लोगों को करके थोड़ी सी डाली, हाँ बिल्कुल थोड़ी सी, इसको मिक्स करना है, हाँ इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हाँ फिर ये है कि हाथ क्योंकि पानी यूज करके एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं हमारे, ठीक है। हाँ इसके अंदर हमने डालना है कोई भी लोशन, ठीक है, कोई भी आपके बच्चों का, बॉडी का कोई भी लोशन हो, तो आपने पकड़ के इसके अंदर इतना सा लोशन डालें। ये तो वैसे मैं भी यूज करूंगी, अभी आप पे यूज करूंगी मैं, ठीक है। और अभी आप लाइव फर्क देखिएगा और दिखाइएगा आवाम को, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डालनी थोड़ी सी ग्लिसरीन, देखिए सारी चीजें वो है ना जो आपके घर में नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बस ये इतनी सी आपने डालनी है इसके अंदर ग्लिसरीन। चलें जी अपना हाथ करो इधर। अब मेरे जैसे लोग जितनी मेहनत नहीं करना चाहते वो खाली कॉफी और चीनी भी लगा सकते हैं? नहीं, इसमें मेहनत वाली बात ही कोई नहीं है ना। अभी आपने ये इसको इस तरीके से, ये जो लेमन जिसका आपने, खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और हाथ में आप लाइव फर्क देखेंगे, ठीक है। ये इतने महंगे महंगे जो सैलून पे जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, ये आपके घर में ही मैनी पेडी, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है।
अब आपने एक जो चीज़ करनी है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत जो होगी वो 2 रुपये, 5 रुपये से 2 रुपये की कीमत है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये ले, अब आप इसको ये पहन लें। ये आपा क्यों पहना रही हैं आप? मैं बताती हूँ आपको, यही तो इसका एक, ये आपने ये पहन लेना है। ठीक है। पहनने के बाद अब अपने हाथ को आपने इस तरीके से हाथ के ऊपर हाथ को चलाएं। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत ही लाइट हैंड के साथ। ठीक है। आपके हाथ का जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, वो और जो हमने चीनी डाली है इसके अंदर, चीनी मेल्ट होके तो आपके हाथ की जिसका ड्राइनेस की वजह से हल्की हल्की जिनको झुर्रियां आ जाती है या जिनके नकल डार्क होते हैं, ठीक है, आपने वो एकदम से आप फर्क फील करेंगी, दोनों हाथों में लाइव रिजल्ट देखेंगी। एकदम से आपके हाथ ब्राइट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर कॉफी है जो वाइटनिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है, खास तौर पे हाथों के लिए। और डार्क स्पॉट के लिए। पीने से भी रंग गोरा होता है? नहीं, कॉफी एतदाल में रह के पीनी चाहिए। ठीक है, कॉफी एतदाल में रह के पीनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा बताया ना, मेयोनीज का मैंने बताया था, ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस में जो आई है, ये खाने के लिए नहीं, ये लगाने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा। और हम इनको खा के अपना डबल नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, आप इसको रखें साथ में। और साथ में मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपने फेस पे ये लगाना है तो आपने क्या करना है। ठीक है। ये अना के हाथ पे लग गया। अभी देखिए, ये इसके अंदर हमने लगाना है। फेस पे ना लगाइएगा मेकअप, इसीलिए तो मैंने हाथ पे हाँ, इसीलिए तो मैंने हाथ पे किया है। हाँ, अगर हमने इसको फेस पे लगाना है तो ठीक है। फेस जिनका ज्यादा रिंकल वाला है, चाहे वो कम पानी पीने की वजह से ड्राइनेस आ गई है, चाहे आपकी डबल टोन हो गई है, ठीक है, डबल टोन हो गई, इसके अंदर सारी चीजें एज इट इज चली गई हैं। हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा केला। ठीक है। चाहे आपका साइड इफेक्ट हो गया है क्रीमों की वजह से, सही हो गया, हमने ये इस तरीके से कुचल दें। हाथ कोई नहीं गंदे होते। ठीक है। मैं इन चीजों से परहेज नहीं करती। नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजें हैं कि भाई बाद में आपको स्मेल आ रही है। नहीं, खाने वाली चीजें, ये खाएं भी, ये चीजें लगाएं भी। ठीक है। और इसके अंदर तीसरी चीज अगर आपके पास है, ये चीजें तो मैं तो फ्रिज में रखे हुए, बाहर रखे हुए केले खराब कर करके फेंकती रहती हूँ, यही कुछ ही। ये देखे ना, ये अच्छा, ये आपका हाथ पे लगा दिया है मैंने। ठीक है। ये फेस वाला जो है, ये मैं अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। आप लोगों ने अपने फेस पे किस तरीके से लगाना। अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी किसी चीज की भी जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये 3 से 4 चीजें। कितने में बन गया होगा? ज्यादा 5 से 10 रुपए में। हाँ, बस ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 5 से 10 रुपए है। और तुम क्या जानो, इसकी कॉफी आपके घर से निकल आती है, चीनी आपके घर से निकल आती है, आजकल घर में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये फेस का मास्क है। ठीक है। अना ने जो लगाया है, ये आपका हाथ का है। हाथ पाँव, ईद आ रही है, आपने गोरे होना है। ठीक है। आपने एटलीस्ट नीट होना है। बिल्कुल। या डेली जो मेकअप करते हैं, ठीक है, जो डेली मेकअप करते हैं, कि मेकअप आप जितना मर्जी अच्छा ले लें, फेस सीरम, फेस प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी ले लें। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, बट स्किन पे पैचेस भी पड़ जाते हैं। आप ये करके देखना, आप ये करके देखना, आपने ये करना। ये अच्छा, ये एक ऐसे मास्क हैं जिनको लगा के आप काम कर सकती हैं। ठीक है। आप चूल्हे के सामने जा सकती हैं, आप अपना कोई भी काम कर सकती हैं। साइड इफेक्ट नहीं है इनका, साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक मास्क ऐसे होते हैं कि जिनको लगा के हमारी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। तो टाइट, जब जिन चीजों से स्किन टाइट, लेट से मुल्तानी मिट्टी है जैसे कि, या आप कोई आटा लगा रही हैं, चावल का है, दाल का, किसी भी चीज का, तो उसको लगाने से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, यानी कि आप कह लें अकड़ सा जाता है। तो उस वक्त अगर हम मूव करते, क्योंकि वो मसल्स जो है वो हमारे रिलैक्स हो रहे होते हैं। ठीक है। वो टाइट हो रहे होते हैं। जब हम उनको गलत काम लेते चलते हैं तो वो मसल जो है वो सारे टूटते हैं। फिर इस वजह से बजाय इफेक्ट आने के साइड इफेक्ट आते हैं। और ये मास्क जो है, ये ऐसे मास्क हैं कि आपका ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेंगे। ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इसको मसाज करके उतारना है कि डायरेक्ट पानी से धुलना है। 20 से 25 मिनट लगाएं, आप आधा से 1 घंटा लगाएं, अब जितनी देर मर्जी लें, जितनी देर कंफर्टेबल है। ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको सिंपल मसाज करना है, और स्किन जो है ऐसी मुलायम हो जाएगी आपकी, ऐसी जिस तरह के कहते हैं ना कि मक्खन मलाई बन जाएगी। अभी आप जरा ये उतारेंगे, देखिए हाथ में पसीना। मैं ब्रेक के बाद आके इसको रिमूव करती हूँ और आपके सामने ही करूँ जी, आपने कहीं नहीं जाना। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे हाथ को आप देख रहे हैं, इसको मैं आपके सामने रिमूव करके डिफरेंस दिखाऊंगी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ये देखिए, मैंने अभी भी हाथ पे ये कॉफ़ी और इसका मास्क जो है वो कवर रखा है। आपा बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडी बना रही है। आपा वक्त कम है, आप वो कर लें, दिखा दें। मायोनीज डाली है आपने, और मैं इसको रिमूव करके ये मैंने ना मेयोनीज खुद बनाई, आप इसको उनको रिमूव करके दिखाएं। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है? ये मैंने खुद बनाई है। आप किसी भी ब्रांड की भी ले सकते हैं। हाँ, ले भी सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर डाला क्या क्या वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने डाला है इसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर आप लोगों ने सिंपल 1 केला डाल लेना है।
ठीक है, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। साथ में आप लोगों ने डालना है एक अंडा। दो चीजें सही ब्लेंड हो गई हैं, ठीक है, अंडा और केला इकट्ठा ब्लेंड कर लेना है। फिर आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोगों ने ऑयल कौन सा यूज करना है। आपके पास बादाम का है, कोकोनट का है, या आपके पास सरसों का तेल है। आप लोगों ने ये करना है कि जितना तेल, तकरीबन 3 चम्मच, इसके लिए 3 चम्मच ऑयल होगा और उसको फ्रीजर में रख लेना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। फ्रीजर में, हाँ जी, ठंडा यख होना चाहिए ऑयल आपका। जब आपने ये चीजें ब्लेंड हो गई हैं, ऊपर से आहिस्ता ब्लेंडर चलता रहे और बहुत ही पतली धार के साथ आप लोगों ने ऑयल डालना है। जैसे जैसे डालेंगे इस तरह का थिक मेयोनीज जो है वो आप लोगों का बन जाएगा। ये झाड़ू जैसे बाल, रफ बाल, जिनके बाल बहुत गिरते हैं, ये बालों का सुपर फूड है। हाँ, जिनके बाल ज्यादा ड्राई हैं तो वो थोड़ा सा हाफ लेमन इसके अंदर डाल लें। ये बालों को नरिश भी करेगा, बालों को हेल्दी भी करेगा और लुक भी बहुत अच्छी होगी। लगाना किस तरीके से है, बालों की जड़ से लेके एंड तक आप लोगों ने लगाना है, रूट से मसाज करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है, मेयोनीज की तरह आपने लगाना है, मास्क की तरह, ठीक है। और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। सिंपल पानी से वॉश करके कोई भी माइल्ड शैम्पू करें, आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर फ्लॉलेस, हेल्दी लस्टर पैदा हो जाएगा। और हफ्ते में कितनी दफा आपने ये करना है? हफ्ते में जिनके बहुत रफ है वो 3 से 4 बार कर लें। जिनके नॉर्मल हेल्दी हेयर है, वो अपने बालों को हेल्दी और रखना चाहते हैं तो वो हफ्ते में 2 बार। कोई हेयर मास्क और कोई कंडीशनर बाद में जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। चलिए ये लाइव दिखाएं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। दिखाओ मैं तो आजमूदा है। कॉफी अगर आप फेस पे भी लगाएंगे इसी तरह लेमन डालकर, अच्छा खासा फर्क जो है वो नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त है भाई, हाथ सॉफ्ट हो गया। हाँ, आपका सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। देखो, हालांकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, ये दोनों में डिफरेंस देख लें। हाँ, ये देखें जी, ये देखें, मैं खुद भी देखना चाह रही हूँ कि कैसे आ रहे स्किन पे। बट ये हाथ जो है ना मेरा बहुत सॉफ्ट और स्किन बहुत नरम। अभी देखिए आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट लगाया, अगर आप इसको आधा घंटा लगाएंगे नरम मुलायम स्किन अगर चाहते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।